क्लास 10th साइंस में तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले घबराना नहीं है। कुछ बातें एकदम सीरियसली समझ लेना कि क्या क्या तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना हार्ड वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन एक जो बात तय है कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, इस वीडियो का कतई मोटो नहीं कि आपको मैं डिमोटिवेट करूं या आपको डिस्ट्रैक्ट करूं। जो आपका गोल है, जो भी आपने फिक्स करके रखा हुआ है, हम उसके प्रति कितना ऑनेस्ट हो जाते हैं, यही हमारा इस वीडियो का मोटो है कि मैं आपको ऑनेस्ट कर दूं कि आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो या फिर अगल बगल के जितने भी लोगों उनको दिखाने के लिए कर रहे हो। देखो, एक बात क्लियरली समझ जाना कि जब लोगों को दिखाने के लिए तुम कोई काम करोगे तो डेफिनेटली उस चीज में तुम अचीव कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को बिलीव दिलाने के लिए कोई भी काम करोगे कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं और मैं करूंगा, देन मेरे भाई विश्वास मानो, तुम उस चीज को बहुत आसानी से अचीव करोगे और बहुत अच्छे तरीके से अचीव करोगे। ठीक है, मान लेते हैं हम क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करता हूं। लेकिन क्यों स्कोर करना चाहते हैं, ये ज्यादा जरूरी होना चाहिए, है ना। आप पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया मैं जो 100 आउट ऑफ 100 का सपना देख रहा हूं साइंस में, मगर क्यों, ये क्यों देख रहा हूं, मुझे उससे क्या मिलने वाला है, हमारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा। जो भी तुम एक बार सोच के ड्रीम बताओ, उसके बाद फिर आगे देखना है वीडियो कि क्या आपको वो चीजें अचीव करने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और कैसा प्लानिंग रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आपकी भैया ड्रीम पता होना चाहिए, ड्रीम सेट होना चाहिए कि मुझे 95 बोर्ड्स में लेके आना है। तो भैया साइंस में 100 और 100 ले आएंगे, तभी हो सकता है किसी कारणवश मेरा कोई एक सब्जेक्ट खराब हो जाए और साइंस में मैं तो 95 के नीचे था, तो सपना टूटने लगेगा। सो दैट्स वाई हमें हर एक सब्जेक्ट में पॉसिबिलिटी ये रख के चलनी है कि हम 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर लेके चलें। इन एनी केस कोई भी सब्जेक्ट हमारा अच्छा नहीं होता है, मेंटल प्रेशर, बहुत सारी चीजें आती हैं एग्जाम के दौरान, हमारा नहीं चीजें बैठ पाती उतना, तो हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में भी हमारा स्कोर डाउन हो तो दूसरा वाला उसकी परसेंटेज को ऊपर उठाने का काम करे। ये जब प्रॉपर तुम्हारे माइंडसेट रहेगा तब तुम अच्छा स्कोर करोगे और अच्छा एक परसेंटेज लेके आओगे। ठीक है, तो स्कोर आपका एकदम फिक्स होना चाहिए, गोल आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारा एक जो बेसिक चीज है ना भैया, स्टडी ग्राफ। ये कौन सी ग्राफ है भैया, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, अगर हम एग्जांपल के थ्रू बात करें कि एक एवरेज बच्चे की बात करते हैं, हम टॉपर के भी माइंडसेट की बात नहीं करें, एक एवरेज बच्चे की बात करता हूं। तो जब हमारा साल शुरू होता है, हम टाइम और स्टडी प्रिपरेशन की बात करेंगे। ये आपकी स्टडी की प्रिपरेशन, ऊपर ये वाली एक्सिस आपकी प्रिपरेशन के बारे में बता रही है, ये आपकी टाइम के बारे में बता रहा है, जो कि आपका स्टार्टिंग टाइम होता है। तो ये ग्राफ स्टार्टिंग में जानते हो कैसा जाता है, ये जाता है, फिर धीरे धीरे और ये कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर जाके ये घटने लगता है। कि हमारी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी, फिर थोड़ा सा हमने पेस कम कर लिया, फिर ना के ही बराबर हमारी प्रिपरेशन वहीं रुक गई और धीरे धीरे जब रिवीजन नहीं कर रहे थे तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था, हमारी प्रिपरेशन कम होती जा रही थी, जो प्रिपरेशन का लेवल है। ये किसी भी एवरेज बच्चे की अगर मैं बात करता हूं, कि एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूं, कि भैया जो स्टार्टिंग में एक सपना लेके चलता है कि मैं 98 95 स्कोर करूंगा, लेकिन वो शुरू बहुत अच्छे तरीके से करता है, आप देख भी सकते हैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती है, 1-2 मंथ बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो प्रिपरेशन गिरने लगती है और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मोटिवेशन की कमी या फिर रिविजन की कमी या फिर बहुत चीजें हो सकती है, क्योंकि आप एक के बाद एक चैप्टर पढ़ते जाते हैं, लोड आपके ऊपर आता जाता है, रिविजन नहीं करते हो, तो नो डाउट प्रॉब्लम तो आएगी मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर यही हम टॉपर के माइंडसेट की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ स्टार्ट, दोनों का ग्राफ सेम होगा। अगर हम टॉपर की माइंडसेट की बात करते हैं, किसके माइंडसेट की बात कर रहा हूं, टॉपर की माइंडसेट की बात कर रहा हूं, तो ग्राफ दोनों का सेम स्टार्ट होगा। नो डाउट टॉपर का भी ग्राफ थोड़ा सा गिरेगा, जो पेस है वो पेस थोड़ी सी स्लो होगी, बट अब यहां से उस पेस को वो और गिरने नहीं देगा, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। देखो, यहां से आपकी पेस ऐसी जा रही थी, नो डाउट आपकी पेस थोड़ी सी यहां गिरी, नो डाउट गिरी, लेकिन उसको फिर बाद में उसने संभाल लिया, उतना ही उठा लिया। और यही सबसे ज्यादा जरूरी और मोस्ट टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूं आपकी किसी भी एवरेज बच्चे या टॉपर के बीच का टर्निंग पॉइंट होता ही कि नो डाउट आपकी जो स्टडी का ग्राफ है बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। एक समय आने पे टॉपर हो या एवरेज, दोनों का ग्राफ थोड़ा सा डाउन होता ही है, लेकिन जब बात आती है फिर से उस ग्राफ को मेंटेन करने की, उस ग्राफ को
पिकअप करने की, देन वहां एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे के बीच का माइंडसेट एकदम अलग हो जाता है। एवरेज बच्चा अपने ऊपर लोड लेता जाता है, लेकिन टॉपर क्या करता है कि जो करिकुलम हमारा डेली चल रहा है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उसको तो वो करता ही रहता है, साथ ही साथ बैक ऑफ द थिंग्स में रिवीजन भी बहुत प्रॉपर तरीके से करता रहता है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है आपकी, कि हम डेली के शेड्यूल को भी डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं छोड़ें कि पीछे का कवर करने के चक्कर में आगे भी छोड़ रहे हैं और पीछे तो छूटा हुआ ही है। तो टॉपर दोनों को बैलेंस करता है, जबकि एवरेज बच्चे की अगर माइंडसेट की बात करें तो वो इसको कवर करने के चक्कर में हमारी जो पीछे चीजें छूटी हुई हैं उसको कवर करने के चक्कर में आज की चीजें छोड़ता जाता है, तो वो पीछे का भार लगता चला जाता है। तो उसको ये चीजें आती है, भैया कितना भी पढ़ लें इतना छूट गया है कि वो कवर हो ही नहीं सकता। और यही आप हर साल फील करते होगे। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये चीज आप फील करते हो या नहीं करते हो। अगर हम बात करें इस पूरे जर्नी में, तो एक जो चीज हर एक बच्चे की बात होनी चाहिए, हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए कि भैया कंसिस्टेंसी। देखो इसका बहुत गलत मीनिंग आपके दिमाग में होता है कि भैया हम डेली 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन है। देखो एक चीज अगर हम बात करूं आपकी, मैं स्टडी टाइम की बात करूं या स्टडी आवर्स की बात करूं, तो आपसे कहीं ये नहीं बोला जा रहा है कि आप 12 घंटे पढ़िए, कहीं ये नहीं बोला जा रहा 12 घंटे पढ़िए। आपके पास नो डाउट 24 घंटे हैं, उसमें से जम के खेलिए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए। सिर्फ इसमें से मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 घंटे जो स्टडी आवर्स, लेकिन ये कैसा स्टडी आवर भैया? सेल्फ स्टडी का आवर। कैसा? सेल्फ स्टडी का, जिसमें आप क्वेश्चंस लगा रहे हो। इसमें क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और साथ ही साथ एक क्विक रिवीजन प्रॉपर अच्छे तरीके से ले रहे हो। इसमें सिर्फ आपको ये 2 काम करना है। ये आपको कहीं भी नोट्स नहीं बनाना है, कोई स्कूल की कॉपी लाके घर पे नहीं छापना है, कोचिंग की कॉपी लाके घर पे नहीं छापना है। कुछ लोग ऐसे भी महानुभाव होते हैं, भैया कोचिंग में रफ पे लिखेंगे, घर पे आके फिर उसको फेयर पे लिखेंगे, पढ़ना फिर उसको कभी नहीं है। ये गलती तुमको नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक? क्लियर है? ये सब जो 4 से 5 घंटे इसमें क्या करना है, तो सबसे में क्वेश्चंस लगाने और रिविजन करना, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर इससे बाहर कर रहे हो तो ये 5 घंटे तुम्हारे नहीं माने जाएंगे, 4 घंटे तुम्हारे नहीं माने जाएंगे, ठीक है? और कंसिस्टेंसी की मैं बात यही करूंगा कि अगर आप 4 से 5 घंटे डेली अगर आपने फिट करके रखा है, अब तुम बोलोगे भैया 5 घंटे अगर नहीं हो पाए, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, और उस चक्कर में तुम किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ोगे। मैं ये चाहता हूं एटलीस्ट आप 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे डेली पढ़िए, है ना? इट मीन्स मेरा आज लेट सपोज कुछ हो गया, मैं नहीं पढ़ पाया, बीमार हो गया, तो मैं कल ट्राई करूंगा कि जो 5 घंटे था इसमें 1 घंटा और बढ़ा लूं। तो मैं धीरे धीरे 1 हफ्ते में जो हमारा मिनिमम मेरा जो 5 घंटा 4 घंटा छूटा था मैं उसको बैलेंस कर लूंगा। तो कोई भी चीज को बैलेंस करने का तरीका जरूर होता है आपके पास। हॉलीडेज है, मैं उस दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लूंगा। देखो सीरियसनेस तुम्हें लानी पड़ी, क्योंकि ये जो ड्रीम है ये तुम्हारा है, तुम्हारे माँ बाप का नहीं, तुम्हारे भाई का नहीं, तुम्हारे टीचर का नहीं। ड्रीम तुम्हारा है तो मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो मैनेजमेंट तुम्हें सीखना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब आगे बात करते हैं कि भैया कैसे पढ़ें, क्या करें। उसके लिए देखो सिंपल बात है, तुम्हें बहुत चीजें भटकाई जाएंगी, ये बोला जाएगा, वो बोला जाएगा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना तुमसे बता रहा हूं एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं। ये वीडियो देखो तुम ध्यान से, इस वीडियो को अभी जाके देखना, चैनल पर अपलोडेड है। तुम देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पेपर बनता कहां से है, आता कहां से, तब तुम अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। जो भैया बोल रहे हैं वही पढ़ना है मेरे को। पहली जो चीज बात कर रहा हूं मैं, किसी भी चीज के लिए बात करता हूं कि हमें कवर करनी होती है हर एक चैप्टर की थ्योरी। ये कहां से कवर कर सकते हैं? तो कोई एक वाईटी वीडियो उठाइए किसी भी एक अच्छे टीचर की। एक टीचर को चूज करना पूरे साल। ये नहीं कि मैं ये टॉपिक एक टीचर से पढ़ लेता हूं फिर वही टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ूंगा। दोनों के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, दोनों सेम चीज के अलग अलग हो सकता है। कॉन्सेप्ट यूज करें, अलग अलग वेरिएबल यूज करें, कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कहीं कहीं पर एन यूज किया जाता है, कहीं कहीं म्यू यूज किया जाता है। दोनों में कंफ्यूजन होगा, एक को लेके चलो तुम, ठीक? सो दैट्स व्हाई आप सिर्फ एक टीचर को फॉलो करिए, विश्वास करिए, पहले ही चूज कर लो, वीडियोस देख लो, तुम्हें समझ में आ रही है तब आप उनसे आगे की चीजें पढ़ना शुरू करो, अदरवाइज वहीं पे स्किप कर जाओ, ठीक? अब उसके बाद जो हमारी थ्योरी रह जाती है वो कहाँ की कंप्लीट करना मस्ट है, ये आपका मस्ट है, दैट इज एनसीईआरटी। बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। जब ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट आ जाएगा देन हम प्रैक्टिस वाले पार्ट पे आएंगे। और ये प्रैक्टिस सिर्फ हम अपनी लर्निंग के पर्पस से कर रहे हैं। किस पर्पस से कर रहे हैं भैया? लर्निंग। हम सीख रहे हैं और इसमें गलतियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो चीज कैसे करेंगे? तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाएंगे हम, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। बोलेंगे भैया ये क्या मजाक है, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। भाई तुम पेपर उठा के देखो तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्टिविटीज हमें सॉल्व करनी है, समझनी है, समझ समझ के लिखना है।
इतना काम तुम्हें करना है और इस दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी और उन्हीं मिस्टेक्स को आपको क्या करते हुए चलना है, करेक्ट करते हुए चलना। बस इतना काम तुम्हें इस साल इस वाले स्टेप में करना। और जब फाइनल प्रिपरेशन की बात हो कि भैया हमारी तो हमने थ्योरी भी पूरी अच्छे तरीके से कर ली है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, अब हम अपने आप को फाइनलाइज करेंगे कि हम प्रिपेयर हो चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, PYQs लगा लेंगे। हर एक साल की बुक आएंगी, आप कोई भी बुक ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी आपको करना होगा, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं कुछ PYQs प्रोवाइड कर दूंगा। वो चैप्टर वाइज नहीं होंगे बट मैं PYQs आपको दे दूंगा। टेलीग्राम @Rankers Boards आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ठीक है, रैंकर्स बोर्ड्स, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम। ठीक, इसमें क्या करना है भैया, हमें PYQs लगा लिया, CBSE का सैंपल पेपर लगा लिया, मार्केट से कोई सैंपल पेपर खरीद के लगा लिया, या फिर जो स्कूल के जो भी हमारे हाफ ईयरली के पेपर्स हो रहे हैं या जो भी आपके पेपर्स हो रहे हैं, जितने भी पेपर्स हुए हों सारे पेपर्स हमें लगाए जाने हैं। बस इतना काम करना है, इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। NCERT लगानी है, NCERT के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज है वो लगानी, एग्जाम्पल्स लगाने हैं, PYQs लगाना है, सैंपल पेपर लगाना है, स्कूल्स के सारे पेपर लगा जाने। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि भैया मेरे पास समय है, मैं एक बार और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि आप साइंस के लिए, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूंगा तो एक बुक आती है आपकी S चंद की, ठीक, ये बुक ले लेना। थोड़ी सी इलेबोरेटिव बुक है, अच्छी बुक है, लेंदियर बुक है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लोगे देन आप 100% प्रिपेयर हो चुके हो अपने बोर्ड्स के लिए। 100 आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3 चीजें आपने कर ली हैं। ये 3 चीजों के बाद अगर ये तुम्हारे लिए हो जाती है, किसी भी तरीके से मैनेज कर लेते हो, स्कूल के साथ साथ सब कुछ मैनेज कर लेते हो, देन तुम्हारी 100% प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक, अब हम बात करते हैं भैया टोटल अपने पास कितने महीने हैं। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे पास अभी जुलाई, जून को मैं अभी मान के चल रहा हूं कि ना के बराबर, जून के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर हो गया नवंबर। हम 5 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ 5 महीने, हमारा पेपर नो डाउट फरवरी में होगा। हम दिसंबर से ही अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस, नो न्यू कॉन्सेप्ट। हमें नई कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ने, हमें नवंबर तक चीजों को खत्म कर देना है। दिसंबर से सिर्फ रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बस इतना काम। तो 5 महीने में हमें इतने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके पास 13 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स? 13। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी हमारा जो जून चल रहा है, इस जून में आपने बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कर लिया होगा। ठीक, आपके पास टोटल 13 चैप्टर, अगर मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये फर्स्ट मंथ है और ये हमारा सेकेंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो अगर हमें बात करनी हो कि भैया किस मंथ में कितने चैप्टर्स करें, कौन कौन से चैप्टर्स करें, तो वो भी आपकी मदद कर दे रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं कि लाइट वाला जो चैप्टर इसको पहले महीने में आप कर लीजिए आप। उसके बाद हमारा जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है इसको पहले महीने में कर लीजिए आप। फिर हमारा जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर इसको भी पहले महीने में कर लीजिए आप। ठीक, चलो ये बात भी डन हो गई, इतनी बात हमारी होगी। ठीक, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जून में ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि तीनों लेंदियर चैप्टर है, तीनों लेंदियर चैप्टर। उसके बाद फिर ह्यूमन आई हमने कर लिया सेकंड में। ठीक, और यहाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट कर लिया सेकंड मंथ में, और यहाँ से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया सेकंड मंथ में। देखो ये भी थोड़ा लंबा चैप्टर, बट ह्यूमन आई स्मॉलर चैप्टर। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये कर लिया हमने तीसरे मंथ में। ठीक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हमने कर लिया तीसरे मंथ में। फिर हमने यहाँ रिप्रोडक्शन को कर लिया तीसरे मंथ में। ठीक, हो गई बात। 3-3 चैप्टर हमें एक महीने में प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं और अच्छे तरीके से हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो हम ले लेंगे, नो डाउट ये, लेकिन हमारी एक मिनिमम है कि हमें इतने में करना है। फिर चौथे चैप्टर में हम चौथे मंथ में क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर लेंगे। कार्बेट्स कंपाउंड भी हम चौथे मंथ में कर लेंगे। उसके बाद हेरिडिटी की बात करें तो ये भी हम चौथे मंथ में कर लेंगे। अब बची बात हमारी आवर एनवायरमेंट, इसको हम कर लेंगे 5वें महीने में। तो सिर्फ एक चैप्टर हमारा बच रहा है 5वें महीने के लिए, अगर हम एक मंथ में 3-3 चैप्टर करते हैं तो। और इसके साथ साथ मैं ये बोल सकता हूं आपसे कि जो आपका 5th मंथ है, जो आपका 5th मंथ है, उसमें आप फिर क्या करिए, फिर से करिए प्रॉपर रिवीजन हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का। ध्यान से देखो और बताना कमेंट बॉक्स में क्या तुम इस चीज को फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं यार कि तुम थोड़ा सा एफर्ट्स स्टार्टिंग में ही ज्यादा लगाओगे। देखो अगर तुम स्टार्टिंग में एफर्ट ज्यादा लगाओगे, लोड आखिरी में कम होगा, प्रेशर कम होगा, एग्जाम पास होगा, अगल बगल वाले प्रेशर कर रहे होंगे, स्कूल का प्रेशर होगा, प्रैक्टिकल का प्रेशर होगा, बहुत सारे प्रेशर होंगे। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, अभी कोई प्रेशर नहीं है। तो जितना तुम मेहनत अभी कर सकते हो उतना ज्यादा कर लो मेरे भाई। ठीक, क्लियर है। इसके बाद हमें यहाँ रिवीजन कर लेना है 5th मंथ में। जो ये भी चैप्टर्स होंगे सारी थ्योरी, हमारे पूरी की पूरी थ्योरी हो जानी चाहिए।
थ्योरी के साथ साथ उसकी एनसीईआरटी सारी की सारी सॉल्व हो जानी चाहिए। बस इतना काम अगर आप नवंबर तक कर लेते हैं, देन यू आर नाउ प्रिपेयर्ड फॉर योर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर। ठीक है, और मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि मेरी कोई बुक ले लो, किसी भैया की बुक ले लो, मैं नहीं बोलूंगा। बस जितना मैंने तुम्हें बताया है सब कुछ लगा लेना, और जो भी सीबीएसई के ऑफिशियल्स जो भी प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी टेलीग्राम चैनल की, उसको भी ज्वाइन कर लेना, सब कुछ वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। होप आपका ये डाउट क्लियर होगा कि भैया 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्टडी ग्राफ को मेंटेन करना पड़ेगा, हमें आवर्स को नहीं काउंट करना है कि भैया हम 8 घंटे पढ़े, 5 घंटे, 4 घंटे, जो भी पढ़े, कम पढ़े तो कल मैनेज कर लेंगे, ये काम करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप अचीव करोगे 100 आउट ऑफ 100। करोगे या नहीं करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर यहाँ तक देख लिए हो तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।